हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, यानी कि मेंडल ने जो रेशियोज दिए थे नेचर के अंदर, उन रेशियोज से डिफरेंट रेशियोज भी आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर तक उन एग्जाम्पल्स की बात करी थी जहां पर सिंगल जीन इन्वॉल्व है और रेशियो अलग आ जाता है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो भी एक टाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। उसके बाद में को डोमिनेंस, वो भी एक टाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। उसके बाद में हमने लीथल जीन देखा था, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एग्जाम्पल था। आज हम बात करेंगे ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस की जिसके अंदर मेंडल का रेशियो चेंज हो जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है जीन जीन इंटरैक्शन। जीन जीन इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे हम इस इंटरैक्शन को पढ़ेंगे, सारी बातें करते हैं। जीन जीन इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर एक एलील इंटरैक्शन करता था अपने ही सेकेंड एलील के साथ। यानी कि वहां पर एक जीन जो है वो अपने दोनों एलील्स के कॉम्बिनेशन से डिसाइड करता था कि कैसा ट्रेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आते हैं तो कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, तो टॉल प्लांट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल राउंड शेप है वो डोमिनेंट है, येलो कलर है वो डोमिनेंट है। ऐसे करके मेंडल के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वहां पर एक ही जीन का एक एलील दूसरे अपने ही एलील के साथ इंटरेक्शन करता है। यदि मेंडल के अकॉर्डिंग कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक ही जीनोटाइप में साथ में आते हैं, यानी मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई अगर साथ में भी है तो इसका भी ट्रेट आएगा राउंड शेप और इसका भी ट्रेट आएगा येलो कलर। यानी शेप जो है वो कलर को डिस्टर्ब नहीं करती, कलर जो है वो शेप को डिस्टर्ब नहीं करता। अब हम ये कह सकते हैं कि आर जीन वाई जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करता और वाई जीन जो है वो आर जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करता। इसलिए जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसे कहते हैं एलेलिक इंटरैक्शंस। एलेलिक इंटरैक्शंस। एलेलिक इंटरैक्शन क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन है ये कि एक एलील अपने ही एलील के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है, इसलिए इसे एलेलिक इंटरैक्शन कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरैक्शन होती है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जीन जीन इंटरैक्शन। यानी यहां पर दो डिफरेंट जीन होंगे, टू डिफरेंट जीन्स। दो डिफरेंट जीन का मतलब हो गया 4 एलील्स, और ये जो दो डिफरेंट जीन्स है इनकी लोकेशन जो है वो सेम क्रोमोजोम पे भी हो सकती है या अलग क्रोमोजोम पे भी हो सकती है। तो दे आर प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोजोम, सेम और डिफरेंट क्रोमोजोम्स। और ये दोनों जीन्स क्या करते हैं, अफेक्ट ईच अदर, या हम कह सकते हैं अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं जीन जीन इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां से समझिए कि जैसे ये कोई क्रोमोजोम 1 है, या यूं समझिए कि ये कोई क्रोमोजोम 1 है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोजोम 1 है। ये मान लीजिए कोई क्रोमोजोम 5 है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोजोम 5 है। तो जैसे कोई जीन है, यहां पे प्रेजेंट है कैपिटल ए,
यहां प्रेजेंट है स्मॉल ए, सपोज यहां प्रेजेंट है कैपिटल बी, यहां प्रेजेंट है स्मॉल बी, तो यहां पर ए जीन अलग है, बी जीन अलग है, दोनों ही अलग अलग क्रोमोजोम पे है। या आप ये कह दो इसी क्रोमोजोम पे यहां कैपिटल सी है, यहां स्मॉल सी है। लेट्स से ए जीन और सी जीन आपस में एलिल नहीं है, ए जीन और बी जीन भी आपस में एलिल नहीं है, बी जीन और सी जीन भी आपस में एलिल नहीं है। यदि ए जीन बी के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे, या सी जीन ए जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे, या ए जीन बी जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे और बी जीन ए जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे, या सी जीन बी जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे, या बी जीन सी जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे, ऐसी इंटरेक्शंस को कहते हैं जीन जीन इंटरेक्शन। जीन जीन इंटरेक्शन में ए और सी या ए और बी या बी और सी आपस में एलिल नहीं है, इसलिए जीन जीन इंटरेक्शन का नाम होता है नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। इनको नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस भी हम बोल सकते हैं। तो चलो अब कुछ लिखो इसके बारे में। लिखिए दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस, these are also known as non-allelic interactions और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। इनको आप इंटरजेनिक भी बोल सकते हो क्योंकि ये दो जीन के बीच में हो रही है। इंटरजेनिक इंटरेक्शंस दो अलग अलग जीन के बीच में हो रही है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। आगे लिखिए when two or more genes present on same or different chromosomes but affect the expression of each other in the development of a common phenotype, it is known as gene gene interaction। दोनों अलग अलग जीन एक ही फिनोटाइप के लिए एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं जीन जीन इंटरेक्शन। आगे लिखिए इन मेंडेलियन इंटरेक्शन टू एलिल्स ऑफ द सेम जीन अफेक्ट ईच अदर, सो दे आर नोन एज एलिलिक इंटरेक्शंस। बट हियर द टू इंटरेक्टिंग जीन्स आर नॉट द एलिल्स ऑफ ईच अदर, हेंस इट इज नोन एज नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। और एक खास बात, यहां पर जो भी ए एंड बी जीन है या ए एंड सी जीन है या बी एंड सी जीन है, यहां जो भी दो जीन्स है, दीज टू जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो वही आएगा जो मेंडल का आएगा। तो यहां जीनोटिपिक रेशियो इज सेम as Mendelian genotypic ratio, as Mendelian genotypic ratio। तो यहां क्या हो रहा है कि ए जीन और बी जीन आपस में लिंक्ड नहीं है, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो वही आएगा जो मेंडल का आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। एक और बात ध्यान रखनी है कि यहां पर हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये सारे के सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल है और दोनों जीन जो यहां इन्वॉल्व है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, और लिंक्ड नहीं होने की वजह से यहां जीनोटिपिक रेशियो वही आएगा जो मेंडल का आएगा। और मेंडल का जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या था वो आपको पता है, 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। तो ये हो गया हमारे पास में इंट्रोडक्टरी पार्ट, जीन जीन इंटरेक्शन कहते किसे हैं, कैसे काम करती है। अब हम बात करते हैं एक एक करके एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन।
कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शंस। चलो समझते हैं कि ये कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शंस क्या होती है। कोलैबोरेटिव जीन इंटरैक्शन का मतलब क्या? एक सिंपल सा टर्म है कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करने का मतलब यह होता है कि अपना काम दूसरे के काम के साथ जोड़ करके एक बेटर रिजल्ट लाना। जैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें अपने, तो दो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो अपना अपना रिसर्च का काम करते हैं। यदि उनका टॉपिक थोड़ा बहुत सेम है तो वो दोनों आपस में कोलैबोरेट करते हैं और एक बेटर रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो है वो एक बैक्टीरिया के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी कर रहा है, दूसरा एक स्टूडेंट उसी बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो टॉक्सिन के इफेक्ट को स्टडी कर रहा है। अब अगर ये दोनों स्टूडेंट आपस में मिलके काम करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर टॉक्सिन का क्या इफेक्ट होगा, अलग अलग काम करेंगे तो वो अपना टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ेगा, वो अपना टॉक्सिन इफेक्ट पढ़ेगा, लेकिन मिलके काम करेंगे तो एक तीसरे तरीके का रिजल्ट है वो भी आने के चांसेस है। इसे कहते हैं कोलैबोरेट करना। अब हम यहां पढ़ेंगे जीन के हिसाब से कोलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है। हमको कुछ बातें यहां पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दिमाग में रखनी है। पहली बात क्या, ये सारे दो जीन्स के एग्जाम्पल है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो आप मान के चलो कि यहां दो जीन इन्वॉल्व होंगे, ए जीन बी जीन, दो जीन इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात, दोनों जो जीन है वो दोनों जीन्स के दो दो एलिल्स होते हैं। तीसरी बात, यहां दोनों जीन्स के आपस में एलिल्स में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए पे डोमिनेंट होगा और कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट होगा। ए और बी जब साथ में आएंगे तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, लेकिन कैपिटल ए अगर आया तो स्मॉल ए का इफेक्ट नहीं आएगा और कैपिटल बी आया तो स्मॉल बी का इफेक्ट नहीं आएगा। तो एलिल्स के फॉर्म में देखें तो आपस में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होगी और दो जीन इन्वॉल्व होंगे। सारे एग्जाम्पल डाई हाइब्रिड क्रॉस के हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे पेरेंट 1 पेरेंट 2 लिया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर F1 बनाई थी कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हमने सेल्फिंग करा के वो जो बड़ा सा चेकर बॉक्स बनाया था 16 जिसके अंदर प्रोजेनी थे, जिसका जीनोटिपिक रेशियो लंबा सा निकला था, वही जीनोटिपिक रेशियो आएगा। जीन यहां पे लिंक्ड नहीं है तो यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, तो हमको 9:3:3:1 का रेशियो भी मिलेगा। एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई वाला, एक कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई वाले, दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई वाला, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई वाले। फिर ये रेशियो कैसे मॉडिफाई होते हैं वो हम बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन है जिसमें एक तो ए जीन है और एक बी जीन है। अब जैसा मैंने बताया कि एक स्टूडेंट है वो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट टॉक्सिन का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर पहला स्टूडेंट अकेला अपना काम करेगा तो फिनोटाइप 1 आएगा, मतलब रिजल्ट 1 आएगा। अगर दूसरा स्टूडेंट अकेला अपना काम करेगा तो फिनोटाइप 2 आएगा, उसका अपना रिजल्ट आएगा। लेकिन किसी जीनोटाइप में कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ आ गए, दूसरा ए कुछ भी हो दूसरा बी कुछ भी हो, यानी कि दोनों स्टूडेंट अगर एक साथ आ गए तब तीसरा रिजल्ट आएगा, यानी तीसरा फिनोटाइप आएगा, फिनोटाइप 3। ये 3 फिनोटाइप मिलेंगे अगर दोनों जीन एक साथ आए। तो अकेला ए जीन है और बी जीन यहां पर रिसेसिव है तो ए का फिनोटाइप आएगा। बी जीन डोमिनेंट है, ए रिसेसिव है, तो यहां पर फिनोटाइप 2 आएगा। जैसे कैपिटल ए हो और दोनों स्मॉल बी हो तो यह फिनोटाइप आएगा। अगर दोनों स्मॉल ए हो, एक कैपिटल बी या 2 कैपिटल बी हो तो यह फिनोटाइप आएगा, और अगर एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी हो तो यह फिनोटाइप आएगा। इसका मतलब
ये दोनों जीन जब साथ मिलते हैं तो कोलैबोरेट करते हैं आपस में और एक नया रिजल्ट निकालते हैं, दैट इज नोन एज कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। अब इसके बारे में 2 लाइनें हैं, वो लिख लो। लिखो, इन दिस इंटरेक्शन 2 genes at 2 different locus, 2 genes at 2 different locus, इसकी पोजीशन अलग होगी, इसकी पोजीशन अलग होगी। 2 genes at 2 different locus कंट्रोल ए सिंगल करेक्टर, यानी कि ये करेक्टर तो सेम है, इसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। कंट्रोल ए सिंगल करेक्टर बट एक्सप्रेस 2 different phenotype when present individually and when 2 genes in their dominant form come together they produce a third phenotype। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और इसको आगे समझते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल, बड़ा फेमस है, और ये एग्जाम्पल है पोल्ट्री कॉम्ब शेप का। मुर्गियों के अंदर एक कॉम्ब होती है, पोल्ट्री कॉम्ब शेप। अब देखो यहां कितने कैरेक्टर्स हैं, यहां एक ही कैरेक्टर है, कॉम्ब की शेप एक कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को 2 जीन कंट्रोल करते हैं। 2 जीन कौन कौन से? एक जीन है आर जीन, एक जीन है पी जीन। इस आर जीन के 2 एलील्स, कैपिटल आर एलील, स्मॉल आर एलील। आर और आर में क्या रिलेशन है? कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। पी जीन के भी 2 एलील्स, कैपिटल पी एलील, स्मॉल पी एलील। कैपिटल पी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल पी, ये इनमें रिलेशन। अब बात करते हैं शेप की। देखो कॉम्ब की शेप कैपिटल आर हुआ तो ये रोज शेप कंट्रोल करता है, रोज शेप। स्मॉल आर रिसेसिव है, कोई शेप नहीं आएगी, उसे कहेंगे सिंगल शेप। उसके बाद में पी जो है वो पी शेप को कंट्रोल करता है। पी शेप एक शेप होती है, पी शेप। और स्मॉल पी रिसेसिव है, कोई शेप कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल शेप। अब ध्यान से समझना, अगर कैपिटल आर हुआ तो मुर्गियों के अंदर कुछ इस तरीके की शेप आएगी, ऐसे रोज शेप टाइप की आएगी। ऊपर से देखोगे तो ऐसे गुलाब का फूल जैसा होता है, वैसी दिखती है। अगर स्मॉल आर कंडीशन है, स्मॉल पी कंडीशन है, तो ऐसे एक छोटी सी पी शेप आती है, सिंगल शेप आती है। अगर कैपिटल पी है, आर नहीं है साथ में, तो एक ऐसे पी शेप सी निकल के आती है इस तरीके से, और सिंगल शेप वैसी ही है जैसी कि स्मॉल आर से आती थी। नाउ सबसे जरूरी बात कि जब दोनों डोमिनेंट एलील्स अपने अपने जीन के एक ही जीनोटाइप में एक साथ आ जाए, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में कोई तो ऐसा मिलेगा जिसमें एक कैपिटल आर भी होगा, एक कैपिटल पी भी होगा, तो उस समय देखो कैपिटल आर और कैपिटल पी एक साथ अगर आए तो वॉलनट शेप निकल के आती है, और वॉलनट शेप कुछ इस तरीके की दिखेगी, ऐसे सी कुछ शेप निकल के आती है। तो यहां पर आर जीन और पी जीन दोनों शेप ऑफ कॉम्ब को कंट्रोल करते हैं। दोनों के 2 एलील्स हैं, दोनों में अपने अपने एलील्स को लेकर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है। आर का कैपिटल एलील जो है वो रोज शेप कंट्रोल करता है, पी का डोमिनेंट है वो पी शेप कंट्रोल करता है। दोनों साथ में आए तो वॉलनट आता है। अब हम करवाते हैं एक छोटा सा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस देखो सिंपल है, 2 पेरेंट होने चाहिए। ये लो 2 पेरेंट ले लिए। पहला पेरेंट कैपिटल आर है, तो दूसरा पेरेंट स्मॉल आर है। आप लेने को यहां पे कैपिटल पी भी ले सकते हो, लेकिन यदि आपने कैपिटल पी लिया तो ये वॉलनट बन जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल पी साथ होते हैं तो वॉलनट बन जाता है। तो हम यहां पे स्मॉल पी ले लेते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं कैपिटल पी।
अब देखो यहां स्मॉल पी है, तो स्मॉल पी का तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, लेकिन आर डोमिनेंट है तो ये होगा रोज शेप का। और यहां पे देखो स्मॉल आर है तो ये तो रिसेसिव है, इसका तो इफेक्ट आएगा नहीं। कैपिटल पी की वजह से ये होगा पी शेप का। अब F1 बनाओ जरा, F1 बनाओगे तो दो कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर, दो स्मॉल आर में से एक स्मॉल आर, दो कैपिटल पी में से एक कैपिटल पी, दो स्मॉल पी में से एक स्मॉल पी, ये बन गया F1। इस F1 की करा दो सेल्फिंग। जैसे ही हम F1 की सेल्फिंग कराएंगे हमको वही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वो चेकर बॉक्स मिलेगा बड़ा सा। जीनोटिपिक रेशियो हमें यहां देखना ही नहीं है, हमको क्या देखना है, फिनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इस चेकर बॉक्स के अंदर सबसे पहले ढूंढो वो सारे जीनोटाइप जिनमें कम से कम एक कैपिटल आर एक कैपिटल पी होता है। तो आपको देखो ये 4 तो ये मिलेंगे, 4 ये मिलेंगे, 3 ये मिलेंगे और यहां पर 2 ये मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे सारे के सारे कैपिटल आर है एक एक और एक एक कैपिटल पी है, 9 मिलेंगे, ये पक्का यही मिलेंगे। उसके बाद में ढूंढो इसके अंदर कि कैपिटल आर और दोनों स्मॉल पी वाले कितने हैं, वो 3 मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद में दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल पी हो कम से कम, ऐसे भी 3 मिलेंगे, और आपको दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल पी वाले एक ही मिलेंगे, वो लास्ट वाला होगा। तो यहां इनिशियल फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, इनिशियल फिनोटिपिक रेशियो ये आया। अब यदि आर और पी एक साथ है तो वॉलनट आता है, इसका मतलब वॉलनट वाले 9, कैपिटल आर अकेला है, पी दोनों अलग हैं तो रोज आएगा 3, आर दोनों रिसेसिव हैं, पी अकेला कैपिटल है तो ये पी शेप आएगा 3, और दोनों ही रिसेसिव है तो ये सिंगल शेप आएगा और ये आएगा 1। अब देखिए यहां फिनोटिपिक रेशियो 9331 ही आता है, और 9331 तो मेंडल का भी फिनोटिपिक रेशियो था। तो हमें यहां पर यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहीं ये मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो ही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो में 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के ट्रेट आते हैं, एक राउंड शेप और दूसरा येलो कलर। तो कलर शेप 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, शेप अलग कैरेक्टर और जो येलो कलर है कलर अलग कैरेक्टर। यहां पर कैरेक्टर सेम है, कॉम्ब की शेप, चाहे वो शेप वॉलनट हो, रोज हो, पी हो या सिंगल हो। याद आया आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो 9 थे वो राउंड एंड येलो थे, यानी एक सीड की शेप थी, एक सीड का कलर था। यहां पर तो सिंगल ही कैरेक्टर है, इसलिए ये मेंडेलियन रेशियो जैसा दिखता है, ये मेंडेलियन रेशियो नहीं है। समझ में आई बात, बनेगा ये यही ऐसा 9331, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। तो आप क्या करना, जब मैं ये सारे के सारे इंटरेक्शन पढ़ा दूं तो आप लास्ट में सारे जितने भी रेशियो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लेके मेंडल के लास्ट तक एक जगह लिख लेना नोटबुक में, ताकि याद करने में इजी रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको जेनेटिक्स के अब तक पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे जो है वो डाउट अपने भेज सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप फेसबुक पे, जहां पर भी टेलीग्राम पे मैसेज करना चाहो वहां मैसेज कर सकते हो, फोटो खींच के भेज देना। जब टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन एक साथ कर लूंगा, और अगर कोई स्पेशल बहुत ज़्यादा ही मुझे लगा कि भाई ये जल्दी पहले डिस्कशन करना चाहिए तो मैं पहले डिस्कशन कर लूंगा। तो आप लोग क्या करो, अपने अपने डाउट्स हैं उसकी फ़ोटो खींच करके इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी भेजो एक जगह भेज देना, ताकि मुझे भी थोड़ा ये रहे कि भाई हाँ एक ही जगह से सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो आप एक काम करो, इंस्टाग्राम पे कर दीजिएगा मैसेज, और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर ना हो पाए तो फिर एक जगह देख लो आप अपना कि एक जगह मैसेज कर दिया करना, कर लेंगे डिस्कशन। तो ये तो हो गया हमारे पास में पहला कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। अब दूसरा जीन इंटरेक्शन है, इसे कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है?
एपिस्टेसिस का मतलब होता है दूसरे के काम को छिपा देना या दूसरे के काम को नहीं होने देना। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे डोमिनेंट एलिल अपने रिसेसिव एलिल के एक्सप्रेशन को नहीं आने देता और खुद का एक्सप्रेशन लाता है, वैसे ही यहां पर एक जीन होगा जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को नहीं आने देगा। एपिस्टेसिस जो होता है इसके अंदर वन जीन, देखो एलिल नहीं लिख रहा हूं, वन जीन, लेट्स से ए जीन hides the expression of another gene, जैसे बी जीन। ए जीन बी जीन के एक्सप्रेशन को छिपा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यह है कोई एक क्रोमोजोम, लेट्स से क्रोमोजोम 1, और क्रोमोजोम 1 पे यहां ए जीन है, और सपोज करिए कि यह है क्रोमोजोम नंबर 5 और क्रोमोजोम नंबर 5 पे यहां बी जीन है, क्रोमोजोम नंबर 5 बी जीन है। तो ये दोनों जीन एक दूसरे के एलिल्स नहीं हैं। अगर ए जीन बी जीन के एक्सप्रेशन को हाइड करता है, इनहिबिट करता है, तो इस इंटरेक्शन को कहेंगे एपिस्टेसिस। इसका मतलब यहां ए जीन है, उसने बी जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया। ऐसे में जो ए जीन होगा उसे कहेंगे एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक जीन, और बी जीन होगा उसे कहेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। ए जीन को कहेंगे एपिस्टेटिक जीन और बी जीन को कहेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। तो यहां हम ये बोलेंगे कि एपिस्टेटिक जीन हाइड्स द एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन। तो दो अलग अलग जीन है, वो एक जीन दूसरे को छिपा रहा है उसके एक्सप्रेशन को, इसे कहते हैं एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या फर्क है वो देखेंगे। पहले थोड़ा लिखो व्हेन वन जीन एट वन लोकस, इसकी पोजीशन अलग है, वन जीन एट वन लोकस hides the expression of another gene at different locus when present together, such interaction is known as epistasis. दूसरा लाइन लिखो, the gene which hides the expression of other gene is known as epistatic gene and other gene is known as hypostatic gene. तो इन जीन्स को क्या कहेंगे, वो जेनेटिक्स की लैंग्वेज हो गई। अब समझते हैं कि डोमिनेंस और एपिस्टेसिस में क्या रिलेशनशिप होता है। डोमिनेंस है एक और एक है एपिस्टेसिस। दोनों के अंदर एक की वजह से दूसरे का एक्सप्रेशन हाइड होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, डोमिनेंस जो इंटरेक्शन है वो एलेलिक इंटरेक्शन है, एलेलिक इंटरेक्शन, क्योंकि यहां पर एक एलिल दूसरे एलिल को हाइड करता है एक्सप्रेशन को। एपिस्टेसिस जो है वो नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। दूसरा, यहां डोमिनेंट एलिल hides the expression of recessive allele, और यहां पर क्या हो रहा है? एपिस्टेटिक जीन hides the expression of हाइपोस्टेटिक जीन। यहां जीन है हाइपोस्टेटिक जीन। तो ये है दोनों के अंदर डिफरेंस। और अब हम बात करेंगे एपिस्टेसिस के टाइप्स की। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा जो है वो वीडियोस को आप शेयर कर कीजिए प्लीज, क्योंकि पता नहीं क्यों नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे वीडियो को। देखो, अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये पता हो कि भाई
क्या प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल, जिसकी वजह से YouTube के नोटिफिकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए ताकि मैं अपने चैनल में वो सेटिंग्स कर सकूं। मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो बच्चों को नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। तो इसमें कुछ अगर सेटिंग्स आप लोगों को पता हो तो आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा, थैंक यू। हाँ, तो टाइप्स की बात करते हैं। एपिस्टेसिस के टाइप्स, एपिस्टेसिस दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप, इसे कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस का ही दूसरा नाम है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। आइए बात करते हैं कि आखिर सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या है या रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या है। दोनों ही जो है वो बहुत सिंपल है। पहले अपन रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों है। पॉइंट नंबर 1, हमको ये पता है यहां पर दो जीन इन्वॉल्व है, क्योंकि ये इंटरेक्शन सी ऐसी चल रही है जहां पर दो जीन है। ठीक है, दो जीन अगर है तो एक को मान लो मैं कह देता हूं ए जीन, दूसरे को कह देता हूं मैं बी जीन। दो जीन इन्वॉल्व है। मुझे यह पता है कि ए जीन के दो एलील्स हैं, कैपिटल ए एलील, स्मॉल ए एलील। मुझे यह भी पता है कि बी जीन के भी दो एलील्स हैं, कैपिटल बी एलील और स्मॉल बी एलील। ठीक, अब अगर ए जीन के दो एलील्स हैं तो मैक्सिमम कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ये तीन जीनोटाइप ही पॉसिबल है ना। ठीक, बी जीन के कितने जीनोटाइप बन सकते हैं? कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ये तीन जीनोटाइप पॉसिबल है। अब समझो इंटरेस्टिंग केस क्या है यहां पे। इंटरेक्शन का नाम है रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसका मतलब इन दोनों में से एक जीन को मानेंगे एपिस्टेटिक जीन, मानना पड़ेगा ना, और दूसरे को मानेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन और हाइपोस्टेटिक जीन हम मानेंगे। नाउ अगर एपिस्टेटिक जीन अपने रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप में है तो ये रिसेसिव जीनोटाइप दूसरे जीन के किसी भी जीनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसे कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। कितना सिंपल है। आपके पास में दो जीन है, एक ए जीन एक बी जीन, दोनों में से एक को तो एपिस्टेटिक मानोगे। तो अगर एपिस्टेटिक जीन अपने रिसेसिव कंडीशन में है तो वो दूसरे जीन के किसी भी इफेक्ट को नहीं आने देता। इसी को कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। अगर आप बी को एपिस्टेटिक मानो तो बी का ये जीनोटाइप ए के किसी भी जीनोटाइप का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। इसे कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। कितना सिंपल है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब दूसरा समझो, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। देखो, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। हम अपने फूड के अंदर, हम अपने डाइट में कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो सप्लीमेंट्स क्या कर रहे हैं? हमारे फूड की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। एक और छोटा एग्जांपल समझो, हम जब बीएससी एमएससी की एग्जाम्स दिया करते थे तो हमको एक मेन कॉपी मिलती थी नोट करने के लिए, और उसके बाद अगर वो भर जाती है तो उसके बाद हमको कुछ 2-4 पेजेस की एक सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती थी। हम कहते थे ना कि एक सप्लीमेंट्री कॉपी और चाहिए। तो वो सप्लीमेंट्री कॉपी का क्या काम था? वो मेन कॉपी नहीं थी। सप्लीमेंट्री कॉपी हमारे लिए एक एडिशनल कॉपी होती थी
जो हमारी मेन कॉपी के साथ अटैच हो जाती थी तो हमारी जो मेन कॉपी है उसका कंटेंट बढ़ जाता था या क्वालिटी बढ़ जाती थी, तो हमको मार्क्स अच्छे मिल जाते थे, मतलब हमारा कंटेंट, हमारा रिजल्ट अच्छा आता था। सेम टू सेम कहानी यहां पर भी है। यहां पर जो जीन एपिस्टेटिक होता है वो जीन अगर रिसेसिव कंडीशन में हो तो दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता, लेकिन वही जीन यदि अपनी डोमिनेंट कंडीशन में हो, यानी कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये अपनी डोमिनेंट कंडीशन के अंदर बी जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, बी जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, बी जीन के एक्सप्रेशन को सुधारता है। इसको सप्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमारी डाइट के अंदर कुछ सप्लीमेंट मिल जाए तो हमारी डाइट क्वालिटी बढ़ जाती है, वैसे ही अगर एपिस्टेटिक जीन अपनी डोमिनेंट कंडीशन में होता है तो इट हेल्प्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ बी जीन। बी जीन के एक्सप्रेशन के अंदर ये हेल्प करता है, उसको सप्लीमेंट करता है, तो इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। जो एपिस्टेटिक होगा वो अपनी रिसेसिव कंडीशन के अंदर एपिस्टेटिक होगा, लेकिन अपनी डोमिनेंट कंडीशन के अंदर वही सप्लीमेंट्री होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, व्हेन ए जीन प्रेजेंट इन इट्स रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, इट हैज द कैपेसिटी टू सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। तो ये तो हो गया हमारे पास में रिसेसिव एपिस्टेटिक क्या होती है वो। अब एक रियल एग्जाम्पल समझते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस का। एग्जाम्पल एक क्रॉस समझेंगे। देखिए क्या है एग्जाम्पल, है कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्राइवर्स। कॉट कलर इन लैब्राडोर रिट्राइवर्स। देखो लैब्राडोर रिट्राइवर्स एक डॉग की ब्रीड है, लैब्राडोर। इस लैब्राडोर रिट्राइवर का कॉट कलर पढ़ना है, स्किन कलर है वो पढ़ना है। नाउ हमको ये पता है कि हम जितने भी यहां एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसमें 2 जीन्स इन्वॉल्व है, तो कॉट कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। 2 जीन कंट्रोल करेंगे। कौन कौन से 2 जीन कंट्रोल करेंगे ध्यान से समझना। पहला जीन, पहले जीन का नाम है बी जीन, दूसरे जीन का नाम है ई जीन। ई जीन, ई फॉर एपिस्टेटिक, तो ई जीन। बी जीन के 2 एलिल्स हैं, कैपिटल बी एलिल और स्मॉल बी एलिल। कैपिटल बी एलिल क्या करता है, ब्लैक पिगमेंट बनाता है, और स्मॉल बी क्या करता है, ब्राउन पिगमेंट बनाता है। ठीक है भाई, ब्राउन पिगमेंट बनाता है। ये तो बी जीन का काम हो गया, मतलब ये तो है हमारी डाइट। अब ई जीन के बारे में सुनो। ई जीन के 2 एलिल हैं, कैपिटल ई एलिल और स्मॉल ई एलिल। कैपिटल ई जो है वो एक टाइप का ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है। वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो भी पिगमेंट बनेगा उस पिगमेंट को स्किन के अंदर डिपॉजिट होने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये स्किन की एपिडर्मल सेल्स है, ठीक है, ये डॉग के स्किन की एपिडर्मल सेल्स है। इन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर यहां पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन लगा होगा, ई प्रोटीन। ये कैपिटल ई प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, कैपिटल ई प्रोटीन। अब इस डॉग के अंदर अगर मान लो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप है, तो यहां पर ब्लैक पिगमेंट बनेगा, और जो ब्लैक पिगमेंट बनेगा वो ब्लैक पिगमेंट इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से स्किन के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे। और अगर ये ट्रांसपोर्टर की हेल्प से स्किन के अंदर जाता है
तो स्किन ब्लैक कलर की बन जाएगी। तो ई जीन ने क्या किया, सॉरी ई एलिल ने क्या किया, ई एलिल अलाउ करता है, अलाउज द डिपोजिशन, allows the deposition of pigment in skin, स्किन का डिपोजिशन अलाउ करता है। स्मॉल ई, क्योंकि हम रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ रहे हैं, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर रिसेसिव एलील है, उसी को प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। रिसेसिव एलील स्मॉल ई कंडीशन अगर हुई तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ही नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं बनेगा तो चाहे ब्लैक पिगमेंट बने या हमारा ब्राउन पिगमेंट बने, वो पिगमेंट कभी भी डिपॉजिट तो हो नहीं पाएगा। तो ये स्मॉल ई क्या करता है, डज नॉट अलाउ द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट इन स्किन, स्किन के अंदर पिगमेंट डिपोजिशन अलाउ नहीं करता। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देख लेंगे। और हां, ये बात याद रखनी है, कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी सॉरी, और कैपिटल ई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ई। एक भी कैपिटल ई हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स बन जाएंगे तो वो स्किन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लग जाएंगे तो वो डिपोजिशन को अलाउ करेंगे। अब अपन एक पढ़ते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1 पेरेंट 2, ठीक है। पेरेंट 1 मान लो कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है। ब्लैक पिगमेंट बनेगा, ब्राउन पिगमेंट बनेगा। लेकिन यहां कैपिटल बी के साथ कैपिटल ई है, तो कैपिटल ई होगा तो ट्रांसपोर्टर भी बनेगा, पिगमेंट डिपॉजिट भी हो जाएगा। ये डॉग होगा ब्लैक कलर का। दूसरे में स्मॉल ई है, अगर स्मॉल ई होगा तो कोई ये ट्रांसपोर्टर नहीं बनेगा तो स्किन के अंदर पिगमेंट डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। पिगमेंट डिपॉजिट नहीं हो पाएगा तो ये येलो कलर का बनेगा। भले ही इसमें ब्राउन पिगमेंट तो बनेगा लेकिन वो येलो कलर का होगा। बस F1 बना लो, बन गई F1, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। कैपिटल बी की वजह से ब्लैक, कैपिटल ई की वजह से ट्रांसपोर्टर, तो ये तो बन जाएगा ब्लैक कलर का, ठीक है, बन गया। अब इसकी कराते हैं सेल्फिंग कराने से हमको F2 के अंदर वही 16 प्रोजेनीज ऐसे मिल जाएंगे। और इन 16 प्रोजेनीज में से हमें क्या ढूंढना है, ऐसे प्रोजेनी जिनमें एक कैपिटल बी हो, एक कैपिटल ई हो, 9। ऐसे प्रोजेनी जिनमें एक कैपिटल बी हो, 2 स्मॉल बी हो, 3। ऐसे प्रोजेनीज जिनमें 2 स्मॉल बी हो, एक कैपिटल ई हो, 3। ऐसे ऐसे प्रोजेनी जिनमें ये हो 1। ना यहां पे आप देखो, जिसमें कैपिटल बी होगा, जिसमें कैपिटल ई होगा, वो तो बनेगा ब्लैक। आगे बढ़ते हैं, इसके पास में कैपिटल बी तो है लेकिन ये ट्रांसपोर्टर नहीं बन पाएंगे, तो ये हो जाएगा येलो, तो ये बन गया येलो। उसके बाद इसके पास दोनों स्मॉल बी है तो ब्राउन पिगमेंट बनेगा और कैपिटल ई की वजह से डिपोजिशन भी होगा, ये बनेगा ब्राउन। इसके पास में ब्राउन पिगमेंट तो बनेगा लेकिन स्मॉल ई की वजह से यहां पर एक्सप्रेशन नहीं आ पाएगा, तो ये भी बनेगा येलो। अब इस रेशियो को मॉडिफाई कर लो। ब्लैक कितने हैं, 9, फिर ये 3 येलो, ये एक और येलो, तो येलो कितने हैं, 4, फिर ये ब्राउन कितने हैं, 3, हो गए 16 टोटल। तो फाइनल रेशियो क्या आया इस इंटरेक्शन का, 9:4:3। ये रेशियो होता है रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर हमारे पास में जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है उसका, 9:4:3 या 9:3:4। मतलब आप अरेंज कैसे भी कर लीजिए इसको, 9:4:3 या 9:3:4। ये हुआ हमारे पास में रिसेसिव एपिस्टेसिस का एक केस। अभी रिसेसिव एपिस्टेसिस का एक और केस समझाता हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग केस है और ये केस हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं।
और ये केस है हमारा बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप का केस। जी हां, बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। देखो ये क्या केस है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए दो जीन की जरूरत है। पहला एच जीन, दूसरा आई जीन। अब ये जो एच जीन है, ये एच जीन के तीन जीनोटाइप बनेंगे, कैपिटल एच कैपिटल एच कैपिटल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच। मैंने बताया था आपको कि जो H होता है कैपिटल, वो कैपिटल H फ्यूकोज शुगर को ट्रांसफर करता है। इसका मतलब वो फ्यूकोज को ट्रांसफर करेगा तभी हमारा I जीन काम कर पाएगा। अगर स्मॉल एच जीनोटाइप हुआ तो चाहे हमारा जीनोटाइप IA हो या IAIO हो, या हमारा जीनोटाइप IBIB हो या हमारा जीनोटाइप IBIO हो, या हमारा जीनोटाइप IAIB हो या हमारा जीनोटाइप IOIO हो, अगर हमारे अंदर स्मॉल एच है तो फ्यूकोज शुगर ही नहीं जुड़ेगी, और फ्यूकोज शुगर ही नहीं जुड़ेगी तो आगे के एंजाइम क्या काम करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि H जीन जब अपनी रिसेसिव कंडीशन में होगा तो वो I जीन के किसी भी जीनोटाइप का एक्सप्रेशन नहीं होने देगा। तो H जीन क्या कर रहा है? रिसेसिव कंडीशन में I जीन के एक्सप्रेशन को नहीं होने दे रहा। यह हो गया रिसेसिव एपिस्टेसिस का एक और बढ़िया एग्जाम्पल। चलो, तो ये हो गया रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। एपिस्टेसिस का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। एपिस्टेसिस का दूसरा टाइप कहलाता है हमारे पास डोमिनेंट एपिस्टेसिस। टाइप 1 हमने रिसेसिव पढ़ा था, अब दूसरी की बात करते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एक और नाम है, इसे कहते हैं मास्किंग इफेक्ट। बस आपने जो रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ा उसी का उल्टा कर लो तो ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, उसका एग्जाम्पल आ जाता है। चलिए देखते हैं। यहां पर भी दो जीन होंगे, ठीक है, दो जीन, एक ए जीन एक बी जीन। ए जीन के दो एलील्स, कैपिटल ए एलील स्मॉल ए एलील। बी जीन के भी दो एलील्स, कैपिटल बी एलील स्मॉल बी एलील। ए जीन के तीन जीनोटाइप, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। बी जीन के भी तीन जीनोटाइप, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, तीन जीनोटाइप। नाउ ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो यदि एपिस्टेटिक जीन अपनी डोमिनेंट कंडीशन में है, चाहे वो कैपिटल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, तो ये बी जीन के किसी भी एक्सप्रेशन को नहीं आने देगा। तो डोमिनेंट कंडीशन में दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को छिपाता है, इसलिए इसे कहते हैं हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब इस डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। फ्रूट कलर दो जीन मिलके कंट्रोल करते हैं। एक जीन है वाई जीन और एक जीन है डब्ल्यू जीन। देखो, वाई जीन के दो एलील्स, वही कैपिटल वाई एलील,
और स्मॉल वाई एलिल। कैपिटल वाई एलिल की वजह से कलर आता है येलो, येलो पिगमेंट बनता है, और स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन पिगमेंट बनता है। नाउ कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, ये सभी के अंदर देख लेना, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और W के भी दो, कैपिटल W एलिल, स्मॉल W एलिल, ठीक है जी। अब दिक्कत यहां आ रही है, कैपिटल W अगर हुआ प्रेजेंट, चाहे वो कैपिटल W हो या कैपिटल W स्मॉल w हो, अगर कैपिटल W या कैपिटल W स्मॉल w हुआ तो ये सबस्ट्रेट को ऐसे मॉडिफाई करेगा कि Y का ना तो कैपिटल Y उस पर काम कर पाएगा, ना ही स्मॉल y उसके ऊपर काम कर पाएगा। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स पिगमेंट सिंथेसिस। और अगर इनहिबिट करेगा पिगमेंट सिंथेसिस को तो यहां बनेगा व्हाइट कलर, व्हाइट कलर बनाता है। जबकि स्मॉल w इनहिबिट नहीं कर पाएगा, कैन नॉट इनहिबिट पिगमेंट सिंथेसिस, और अगर पिगमेंट सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेगा तो कलर प्रोड्यूस होता है। जो कलर आएगा वो अब येलो आएगा, ग्रीन आएगा, वो दूसरे की वजह से आएगा, बट कुछ तो कलर यहां जरूर आएगा। चलो यही तो है इतना सा। अब अपन कराते हैं क्रॉस, सिंपल सा एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसका रिजल्ट। इंफॉर्मेशन हमारे पास में आई गई, दो पेरेंट होने चाहिए, ये लो दो पेरेंट हो गए। पहला पेरेंट है कैपिटल वाई, दूसरा पेरेंट है स्मॉल वाई। एक पेरेंट को ले लो कैपिटल W, इसको ले लो स्मॉल w। अब कैपिटल W है तो कलर बन नहीं पाएगा, तो ये तो हो जाएगा व्हाइट फ्रूट वाला, और यहां स्मॉल y है तो ग्रीन, और स्मॉल w कलर को रोक नहीं सकता तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के अंदर F1 जब बनेगी दोनों से, तो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W की वजह से ये व्हाइट बन जाएगा, क्योंकि ये पिगमेंट सिंथेसिस नहीं करने देगा, तो हमको Y जीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी करा दो सेल्फिंग, सेल्फिंग कराते ही F2 में पता ही आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वही जीनोटाइप बनेंगे, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो ही रही है। तो यहाँ पे टोटल 16 टाइप के प्रोजेनीज आराम से हमको देखने को मिलेंगे। अब ये 16 टाइप के जो प्रोजेनीज देखने को मिलेंगे, तो पहले ढूंढो कैपिटल Y और कैपिटल W वाले कितने हैं, वो 9 मिलेंगे आपको। उसके बाद ढूंढो कैपिटल Y स्मॉल w वाले कितने हैं, 3। अब ढूंढो स्मॉल y और कम से कम एक कैपिटल W, 3, और ऐसा ढूंढो स्मॉल y स्मॉल w 1। तो इसका मतलब अब हमें ये रेशियो मॉडिफाई करना है, बस फाइनल हो गया हमारा काम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैपिटल W है, ये कैपिटल W है, और जहां कैपिटल W होगा वो पिगमेंट सिंथेसिस नहीं करने देगा, और पिगमेंट सिंथेसिस नहीं होगा तो व्हाइट बनेगा। उसके बाद में ये कैपिटल Y है, येलो बन जाएगा, और ये स्मॉल w है तो ये रोक नहीं सकता पिगमेंट सिंथेसिस को, तो ये 3 येलो बन जाएंगे। फिर उसके बाद में ये ग्रीन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली वापस से चेंज करते हैं रेशियो को। व्हाइट वाले मुझे दिख रहे हैं 9 + 3, तो 16 में से 12 तो हो गए व्हाइट, फिर येलो वाले 3 दिख रहे हैं, फिर एक ग्रीन भी दिख रहा है। तो फाइनल रेशियो क्या आया, 12 3 1। ये होता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का फाइनल रिजल्ट, आपको ये याद करना है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से हम एपिस्टेसिस या डोमिनेंट एपिस्टेसिस को पढ़ते हैं। आपको देखो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इन सब डाई हाइब्रिड क्रॉस में यही समझना है कि कौन सा जीन आएगा तो क्या होगा। इसके लिए कुछ तो आपको इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए, और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में अपन लॉजिकली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एपिस्टेसिस।
अब एपिस्टेसिस के बाद आगे पढ़ते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ये बहुत बढ़िया इंटरेक्शन है, थर्ड इंटरेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का दूसरा नाम है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। दोनों ही नाम से अपन समझते हैं स्टेसिस, दोनों ही नाम से अपन समझते हैं कि यहां पर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट करना इंग्लिश का एक बहुत सिंपल सा शब्द है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। अगर कोई किसी की हेल्प करके उसके काम को पूरा करवा दे तो हम कहेंगे कि उसने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो काम पूरा हुआ है। अब इसको जेनेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे समझें? अगर कोई एक जीन दूसरे जीन की हेल्प करके पाथवे कंप्लीट कर दे तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। जी हां, अब और सिंपल लैंग्वेज में समझिए। यहां पर होता क्या है कि किसी पाथवे के अंदर यदि एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो उन सभी स्टेप्स में जो जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम जब तक सारे फंक्शनल नहीं होते तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता। तो हम ये कहेंगे कि पहला एंजाइम अगर करेक्ट है तो दूसरा एंजाइम अपना काम कर पाएगा, दूसरा करेक्ट है तो तीसरा काम कर पाएगा, तीसरा करेक्ट है तो चौथा काम कर पाएगा। तो यहां क्या हो रहा है? हर पिछला एंजाइम अगले एंजाइम की हेल्प कर रहा है और पाथवे कंप्लीट हो रहा है। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कोई एक सबस्ट्रेट 1 है, सबस्ट्रेट 1, इस सबस्ट्रेट 1 के ऊपर कोई जीन 1 का एंजाइम काम करेगा तो ये सबस्ट्रेट 2 बन जाएगा। सबस्ट्रेट 2 के ऊपर अगर जीन 2 का एंजाइम काम करेगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनाने से ठीक पहले तो जीन 2 इन्वॉल्व है इस पाथवे के अंदर। जीन 2 तभी काम कर सकता है जब जीन 1 अपना काम करे। अगर जीन 1 सही है तो हम कहते हैं कि जीन 1 ने जीन 2 की हेल्प करी है पाथवे कंप्लीट करने के लिए। तो ऑल द मल्टी स्टेप पाथवेज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। जितने भी मल्टी स्टेप पाथवे होते हैं उनके अंदर हर स्टेप का जो एंजाइम है वो यदि काम नहीं करेगा तो अगला एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट है, एक तरीके की हेल्प हो रही है। सिंस हम यहां पर दो जीन वाले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो हम एक बार 2 स्टेप वाले पाथवे की बात करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम ये कहें कि सबस्ट्रेट 1 इसके ऊपर ए जीन काम करता है तो आप ये कहना कि यहां कैपिटल ए या इस कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। सबस्ट्रेट 2 के ऊपर बी जीन काम करता है तो बी जीन में अगर कैपिटल बी कंडीशन हुई या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन हुई तभी ये पाथवे चलेगा। अगर यहां स्मॉल ए आया तो ये पाथवे नहीं चलेगा, तो बी जीन अपना काम नहीं कर पाएगा, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लो कैपिटल ए है लेकिन आगे स्मॉल बी है तो अब ये पाथवे नहीं चलेगा, ये स्टेप नहीं चलेगा और फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हमें यहां पर म्यूटेंट फिनोटाइप ही देखने को मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2 जीन है, 2 जीन में एक जीन है ए जीन और दूसरा जीन कौन सा है? बी जीन। जो ए जीन है उसके 3 जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा जो है वो बी जीन का भी 3 जीनोटाइप, कैपिटल बी स्मॉल बी। नाउ हम क्या कह रहे हैं यहां पे?
हम ये कह रहे हैं कि पाथवे कंप्लीट करने के लिए दोनों जीन अपनी अपनी डोमिनेंट कंडीशन में चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी जीन अपनी रिसेसिव कंडीशन में हुआ तो वही स्टेप ब्लॉक हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना फाइनली। तो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो स्मॉल ए प्रेजेंट है। यदि स्मॉल ए प्रेजेंट है तो बी जीन का कोई भी जीनोटाइप हो, आगे प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि स्मॉल ए जीनोटाइप है तो स्टेप 1 कंप्लीट नहीं होगा, तो चाहे आगे कैपिटल बी जीनोटाइप हो या कैपिटल बी जीनोटाइप हो या स्मॉल बी जीनोटाइप हो, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्या किया यहां रिसेसिव एपिस्टेसिस हो गई एक तरीके की। अब समझो, ए जीन का कैपिटल ए या कैपिटल ए जीनोटाइप है, मान लो है, तो ठीक है, फर्स्ट स्टेप चल गया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट स्टेप। लेकिन यदि बी जीन का ये जीनोटाइप है तो क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब यदि स्मॉल बी जीनोटाइप है आगे, तो पीछे चाहे कोई सा भी जीनोटाइप हो, चाहे कैपिटल ए हो, चाहे कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो, ये जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों जीन की जिम्मेदारी है। ये फाइनल प्रोडक्ट है वो दोनों जीन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर एक भी जीन का रिसेसिव जीनोटाइप हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। ये क्या है? रिसेसिव एपिस्टेसिस। अगर ये रिसेसिव है तो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ये रिसेसिव है तो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो एग्जाम्पल तो है रिसेसिव का। इसको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस क्यों कहा? क्योंकि जो काम स्मॉल ए करता है वही काम स्मॉल बी करता है। तो ए जीन और बी जीन दोनों के रिसेसिव जीनोटाइप्स एक दूसरे को एपिस्टेसिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट हो गया। तो ये हुआ हमारे पास में एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले समझिए, when two genes, लिखो, when two genes are involved in the same biochemical pathway, when two genes are involved in the same biochemical pathway, then both genes must be functional to produce the final phenotype or final product. Both genes must be functional to produce the final phenotype or final product. If any gene is present in its recessive homozygous condition, the final phenotype is not expressed and there will be mutant phenotype. तो वहां पर एक mutant phenotype होगा। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत क्लासिकल सा है। आप ये बस याद रखो कि जितने भी मल्टी स्टेप पाथवे होते हैं ना, उनके अंदर यही काम आएगा। एग्जाम्पल है स्वीट पी के अंदर फ्लावर का कलर। स्वीट पी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कमेंट करके बता देना। अब जो फ्लावर कलर है इसको दो जीन कंट्रोल करते हैं, यानी कि अच्छा चलो पहले ये समझो कि फ्लावर कलर का जो पाथवे है वो क्या है। सबसे पहले एक वाइट सबस्ट्रेट होता है, वाइट सबस्ट्रेट 1। इस वाइट सबस्ट्रेट 1 के ऊपर सी जीन काम करता है, और सी जीन यदि काम करता है, जैसे कैपिटल सी या फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कंडीशन हुआ, तो ये सी जीन इस वाइट सबस्ट्रेट को मॉडिफाई कर देता है दूसरे वाइट सबस्ट्रेट में। बस ये याद रखने वाली बात है कि यहां दूसरा भी वाइट ही बनेगा सबस्ट्रेट। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा या किसी लॉजिक से नहीं निकाल रहा, ये ऐसा ही होता है। तो हमको यही याद रखना है कि सी जीन अगर अपनी कैपिटल सी या कैपिटल सी स्मॉल सी कंडीशन में हुआ तो फर्स्ट वाइट को सेकंड वाइट सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगा।
फिर अगर सेकंड सबस्ट्रेट बन गया तो हमें चाहिए पी जीन। पी जीन का कैपिटल पी या कैपिटल पी स्मॉल पी जीनोटाइप अगर हुआ तो पर्पल पिगमेंट बनेगा और ये है फाइनल प्रोडक्ट, कलर आएगा। अब देखो, अगर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है तो हम इसे कहेंगे वाइल्ड फिनोटाइप। ये वाइल्ड फिनोटाइप कहलाता है। वाइल्ड का मतलब जो मोस्ट कॉमन हो, जो नॉर्मल हो, उसे वाइल्ड कहते हैं। और अगर ये वाइट रहा तो इसे म्यूटेंट कहते हैं। अब समझो यहां पर इन दोनों जीन की कहानी। दो जीन है, एक है सी जीन, एक है पी जीन। सी जीन के दो एलील्स हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी। पी जीन के भी दो एलील्स हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी। कैपिटल सी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल सी, कैपिटल पी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल पी, ये बात तय है। फिर इसके बाद कैपिटल सी क्या करता है, स्टेप 1 को कंप्लीट करता है। कैपिटल पी क्या करता है, स्टेप 2 को कंप्लीट करता है। और ये स्मॉल सी और स्मॉल पी ये म्यूटेंट हैं। तो आपको पता है म्यूटेंट होंगे तो फंक्शनल नहीं होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे तो ये म्यूटेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब सिंपल सा हम एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के देख लेते हैं, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा हम समझ लेंगे। चलो, हमारे पास में दो पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1, पेरेंट 2। पेरेंट 1 मान लो कैपिटल सी है, लेकिन स्मॉल पी है। दूसरा स्मॉल सी है और ये कैपिटल पी है। अब यहां क्या होगा, आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल सी की वजह से स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट स्टेप 2 यहां कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टेप 2 कंप्लीट नहीं होगा तो सेकंड वाइट सबस्ट्रेट बन के रह जाएगा। फाइनली वाइट फ्लावर आएंगे इस प्लांट के अंदर, यानी कि ये एक म्यूटेंट प्लांट है, म्यूटेंट फिनोटाइप है। फिर इसके बाद में यहां देखो स्मॉल सी है, यही प्रेजेंट होगा तो स्टेप 1 है वही नहीं चलेगा। स्टेप 1 ही नहीं चलेगा तो आगे सबस्ट्रेट 2 नहीं बनेगा। सबस्ट्रेट 2 नहीं बनेगा तो बात ही खत्म, ये पी जीन काम ही नहीं कर सकता, ये पहला ही स्टेप ब्लॉक हो गया। तो ये भी क्या बनेगा, ये भी बनेगा व्हाइट फ्लावर, और व्हाइट फ्लावर का मतलब क्या हो गया, म्यूटेंट। तो दोनों पेरेंट म्यूटेंट है, दोनों पेरेंट्स में कमियां हैं। अब F1 प्रोजेनी देखो, दो कैपिटल सी में से एक कैपिटल सी, दो स्मॉल सी में से एक स्मॉल सी, दो कैपिटल पी में से एक कैपिटल पी, दो स्मॉल पी में से एक स्मॉल पी। कैपिटल सी प्रेजेंट है ना, तो यहां स्टेप 1 है वो चल जाएगा। कैपिटल पी भी प्रेजेंट है ना, यहां स्टेप 2 है वो भी चल जाएगा। स्टेप 1 भी चल गया, 2 भी चल गया, तो ये बन गया पर्पल। और पर्पल का मतलब क्या बताया मैंने, वाइल्ड। पर्पल का मतलब वाइल्ड, नॉर्मल, वाइल्ड, ये होता है। तो अब यहां पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि पेरेंट 1 के पास में सी जीन था नॉर्मल, पेरेंट 2 के पास पी जीन था नॉर्मल। हालांकि इन दोनों में कमियां हैं, इसमें सेकंड स्टेप नहीं चलेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप नहीं चलेगा, लेकिन दोनों पेरेंट्स ने मिलके एक दूसरे की हेल्प करी और एक नॉर्मल प्रोजेनी पैदा किया। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, हेल्प करना। पेरेंट 1 पेरेंट 2 ने मिलकर के वाइल्ड टाइप फिनोटाइप बना दिया। तो जब दो म्यूटेंट मिलके एक नॉर्मल प्रोजेनी बना सकते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। दोनों ने क्या किया, एक दूसरे की हेल्प करी। पाथवे, इसके पास कैपिटल सी था तो इसने अपना कैपिटल सी आगे पास कर दिया, इसके पास कैपिटल पी था, इसने अपना कैपिटल पी आगे पास कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की हेल्प कर दी, पाथवे कंप्लीट हो गया। अब इसकी सेल्फिंग, सेल्फिंग में आपको पता ही है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बन गए 16 प्रोजेनी। क्या ढूंढना है इनमें,
कैपिटल सी और कैपिटल पी वाले कितने हैं, 9 मिलेंगे। दूसरा, कैपिटल सी हो लेकिन पी दोनों स्मॉल हो, 3। तीसरा, दोनों सी स्मॉल हो, एक कैपिटल पी हो, 3, और दोनों ही स्मॉल, 1। 9331 का रेशियो मिल गया। अब मॉडिफाई करो इस रेशियो को। पहले कैपिटल सी है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, कैपिटल पी है, सेकंड स्टेप कंप्लीट, पर्पल 9। नाउ कैपिटल सी है, स्टेप 1 कंप्लीट, स्मॉल पी, सेकंड स्टेप रुक गया, फर्स्ट स्टेप रुक गया, फर्स्ट स्टेप रुक गया, सारे वाइट, 7। 9:7 रेशियो अगर आ जाए तो फिर ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का फाइनल रेशियो 9:7। समझ में आया ये कैसे चेंज हुआ? तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पे हमारा अगला टॉपिक डिपेंड करेगा, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको खाली इंटरेक्शन बता रहा हूं। आप एक काम करना, अपने आप देखो, मेहनत करना, और जितनी भी इंटरेक्शन मैं पढ़ा रहा हूं, इन सारी इंटरेक्शन के जो F1 प्रोजेनी है उनका टेस्ट क्रॉस कराना। जैसे यहां कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी था F1, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी था, इसका क्रॉस स्मॉल सी स्मॉल पी से करा के देखो क्या रिजल्ट आता है। क्या यहां डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट 1:1:1:1 आता है टेस्ट क्रॉस का, या कुछ और आता है? ये सारी इंटरेक्शन के लिए आप अपने लेवल पे कर लेना, डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गई। नेक्स्ट जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन को डोमिनेंट एपिस्टेसिस या डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी कहते हैं। डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, चलो बात करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, इसका मतलब पहला जीन जो काम कर रहा है दूसरा जीन भी वही काम कर रहा है। मैं ये कहूं कि ए जीन फिनोटाइप एक्स प्रोड्यूस करता है, बी जीन भी फिनोटाइप एक्स प्रोड्यूस करता है, तो दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट हो गए। अब हमने ऐसा एक एग्जाम्पल देखा था जहां कैपिटल ए कैपिटल बी साथ में आ जाए तो तीसरा फिनोटाइप निकल रहा था, कोलैबोरेटिव जीन इंटरेक्शन। लेकिन यहां तो दोनों अगर साथ में भी आ गए तो भी फिनोटाइप एक्स ही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर चाहे कैपिटल ए हो चाहे कैपिटल बी हो या दोनों एक साथ हो, फिनोटाइप एक्स ही आएगा। अगर दोनों अपनी रिसेसिव कंडीशन में है तो वाई फिनोटाइप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ए जीन है और यहां पर बी जीन है। अगर ए जीन कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए है तो ये भी 3 जीनोटाइप वाला है। नाउ इस इंटरेक्शन का नाम है डुप्लीकेट। तो जो काम ए करेगा वही काम बी करेगा। अब जैसे मैं आपसे ये कहूं कि यहां देखो, कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में है तो फिनोटाइप एक्स आ रहा है। कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में है तो फिनोटाइप एक्स आ रहा है। फिनोटाइप एक्स तो ए की वजह से भी आता है, फिनोटाइप एक्स तो बी की वजह से भी आता है। तो आप मुझे बताओ कि ये एक्स फिनोटाइप ए का है या बी का है? तो आप क्या कहोगे कि हो सकता है ए ने बी को इनहिबिट कर दिया हो और ए की वजह से एक्स फिनोटाइप आया हो। आप यह भी कह सकते हो कि बी ने ए को इनहिबिट कर दिया और बी की वजह से एक्स फिनोटाइप आया। तो यहां पर डोमिनेंट कंडीशन में यदि ए जीन है
तो वो ए जीन इनको इनहिबिट करता है और ए की वजह से डोमिनेंट फिनोटाइप आता है। लेकिन आप ये भी कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर बी जीन डोमिनेंट है तो वो इनको इनहिबिट करता है और बी की वजह से डोमिनेंट आता है। तो ये हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट। जो ए जीन कर रहा है वही बी जीन कर रहा है। चलो अब अपन एक नेचुरल एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल होता है। एंडोस्पर्म शेप इन मेज। एंडोस्पर्म शेप इन मेज। मेज में जो एंडोस्पर्म की शेप होती है वो शेप कैसे कंट्रोल होती है, इसके लिए दो जीन है, ए जीन और बी जीन। ए जीन के वही दो एलील्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, और बी जीन के भी दो एलील्स, कैपिटल बी स्मॉल बी, वही कैपिटल बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। ये बात हो गई हमारी। अब आगे बात करते हैं। कैपिटल ए की वजह से राउंड शेप आती है, तो कैपिटल बी की वजह से भी राउंड शेप आएगी। स्मॉल ए की वजह से डिस्क शेप आती है, क्योंकि ये रिसेसिव है, और ये भी डिस्क शेप आएगी। चलो हो गया काम। अब अपना क्या बचा कि एक पेरेंट 1 है, एक पेरेंट 2 है। पेरेंट 1 इज कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये स्मॉल ए कैपिटल बी। ये कैपिटल ए की वजह से राउंड हो गया, और ये भी राउंड हो गया बी की वजह से। अब दोनों अगर एक साथ आते हैं तो F1 में क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये भी हो जाएगा राउंड, क्योंकि दोनों साथ में आते हैं तो भी राउंड होता है। फिर इसके बाद F2 जनरेशन बनाएंगे। F2 जनरेशन बनाएंगे सेल्फिंग करके, तो अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिलेंगे। इसमें से आपको क्या ढूंढने हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी वाले कितने 9, कैपिटल ए स्मॉल बी वाले कितने 3, स्मॉल ए कैपिटल बी वाले कितने 3, स्मॉल ए स्मॉल बी 1। नाउ कैपिटल ए कैपिटल बी हो या कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो, राउंड ही आएगा। तो ये हो गए 15, 9 + 3 + 3 15, और ये डिस्क एक अकेला बेचारा। तो रेशियो क्या आया, फाइनल रेशियो आया 15:1। ओके, यहां हम इस इंटरेक्शन से एक और काम की चीज सीखते हैं, और हमारी जो काम की चीज है वो ये है कि डुप्लीकेट जीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ शूडो एलील्स। जी हां, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, जब मैंने RH फैक्टर बताया था, शूडो एलील्स क्या होते हैं। शूडो एलील्स ऐसे दो जीन होते हैं जिनका फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन जीनोम के अंदर उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। फंक्शन सेम, पोजीशन डिफरेंट, तो इसे हम कहते हैं शूडो एलील्स। तो चलो अब हम आगे की इंटरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पे वही हो रहा है कि ए जीन अलग जगह है, बी जीन अलग जगह है, तो डिफरेंट इनकी फंक्शन पोजीशन डिफरेंट हो गई, लेकिन इनका रोल है वो सेम है। जो काम ए करता है वही काम बी करता है, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ शूडो एलील्स। लास्ट इंटरेक्शन पढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिक जीन इंटरेक्शन। पॉलीमॉर्फिक जीन इंटरेक्शन। पॉलीमॉर्फिक जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है एडिटिव इंटरेक्शन। देखो ये डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन के जैसी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हालांकि हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अलग से एग्जाम्पल के अंदर पढ़ेंगे, एक अलग सेपरेट टॉपिक है बड़ा सा उसमें। यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर ए जीन अगर अकेला प्रेजेंट है तो वो देता है फिनोटाइप एक्स, ठीक है, ए जीन की वजह से फिनोटाइप एक्स आता है। अगर बी जीन प्रेजेंट है यहां पे तो बी जीन भी फिनोटाइप एक्स देता है, एक्स। लेकिन यदि ए जीन और बी जीन एक साथ प्रेजेंट है तो यहां पर फिनोटाइप एक्स प्लस फिनोटाइप एक्स हो जाएगा, यानी दोनों जीन का फिनोटाइप इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। इस एडिटिव इफेक्ट को अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और एग्जाम्पल है पंपकिन की फ्रूट की शेप का। एग्जाम्पल पंपकिन फ्रूट शेप। पंपकिन की फ्रूट शेप में क्या हमको देखना है, यहां पे बात करते हैं। एक जीन है ए जीन, एक जीन है बी जीन, यही तो हो रहा है यहां पे, दो जीन आ रहे हैं। एक है ए एलिल, एक है स्मॉल ए एलिल, और वही कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, और यहां कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। नाउ कैपिटल ए की वजह से राउंड शेप आती है, कैपिटल बी की वजह से भी राउंड शेप आती है, स्मॉल ए की वजह से स्फेरिकल शेप आती है, और स्मॉल बी की वजह से भी स्फेरिकल शेप आती है। ओके, देन अगर यहां कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ आए तो ये शेप जो है वो राउंड प्लस राउंड, थोड़ा सा मतलब एडिटिव इफेक्ट होकर के ये डिस्क शेप बन जाती है, ठीक है, राउंड राउंड मिलकर थोड़ा डिस्क, थोड़ा ज्यादा ही एडिटिव इफेक्ट आ जाता है, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन इंटरेक्शन। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, एक कैपिटल ए स्मॉल बी ले लो, एक स्मॉल ए कैपिटल बी ले लो, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, दोनों राउंड राउंड है। अब F1 की बात करें तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये हो गया डिस्क शेप का। अब इसका सेल्फिंग कराया, F2 बनाया, तो कैपिटल ए F2 के अंदर वही 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ गया अपने पास में। फिर कैपिटल ए कैपिटल बी वाले 9, कैपिटल ए स्मॉल बी वाले 3, स्मॉल ए कैपिटल बी वाले 3, स्मॉल बी 1। ओके, ये दोनों डिस्क, क्योंकि एडिटिव इफेक्ट है, ये राउंड तो राउंड है, और ये स्फेरिकल, तो 9 6 1 ये आया फाइनल रेशियो। ये हो गई हमारे पास में डिफरेंट टाइप की जीन इंटरेक्शन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस। तो चलो इतना हो गया हमारे पास में आज के क्लास के अंदर। अब ये चीज़ें आप अच्छे से सीखो, लर्न करो, और बस वही है, पढ़ते रहो। कोई डाउट आए तो पूछो, नहीं आए तो मत पूछो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।